तो दोस्तों चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए आज है इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट और उसमें टेस्ट नंबर 10 और टेस्ट नंबर 10 के ही साथ हमारा जो है 100 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट नंबर 2 का। और इसके बाद इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जो है स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा लोग पास, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करके रखिए ताकि अपडेट पहले आपको मिल सके, क्योंकि जब तक यूपीएससी का एग्ज़ाम हो नहीं जाता था तब तक आपको टेस्ट अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आज ही आपको जो है हो सकता है आपको जो है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने एक साल के करंट अफेयर है एनवायरनमेंट इकोलॉजी के वो भी मिल जाए। और इसी के साथ जो है टेस्ट नंबर 5 के साथ 100 क्वेश्चन पूरा होगा तो आपको हिंदी और इंग्लिश की सेपरेट एनालिसिस के साथ क्वेश्चन के साथ आपको इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में क्या पूछा है, एमएसएमई जो है, एमएसएमई की परिभाषा में हाल ही में परिवर्तन किया गया है, उसके संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आपको सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन 1, एमएसएमई के निवेश आधारित वर्गीकरण के कुल बिक्री आधारित वर्गीकरण में बदल दिया गया है। ऑप्शन 2, विनिर्माण और सेवाओं के बीच अंतर समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन 3, एमएसएमई उद्यम के बारे में यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के बारे में कारोबार का अनुमान लगाने के लिए निर्यात को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो आपको बताना है एमएसएमई के बारे इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 की बात करें तो एमएसएमई उद्यम जो होता है कि वर्गीकरण में संशोधन किया गया है। उन्हें पहले निवेश के मानदंड के आधार पर क्या किया जाता था, क्लासिफाई किया था, और अब इन्हें क्या किया गया है, निवेश और कारोबार के मानदंड के बारे में किया गया है, मतलब किया जाता है। जिसमें अगर बात करें तो एमएसएमई में सूक्ष्म जो उद्यम है उनमें क्या क्या शामिल है। सूक्ष्म उद्यम में निवेश और कारोबार, अगर निवेश की बात करें मिनिमम 1 करोड़ और कारोबार की बात करें, यहाँ ट्रांजैक्शन जो टर्नओवर होगा वो 5 करोड़ का, वो किस में रखा जाएगा, माइक्रो में। मीडियम में क्या रखा जाएगा, मीडियम में यही है, उसमें जो निवेश होगा वो 10 करोड़ और कारोबार जो होगा 50 करोड़ से कम। ठीक है, और ठीक है, इसके अलावा मध्यम में क्या रखा जाएगा, मध्यम में रखा जाएगा जिसका निवेश और कारोबार कमशः 50 करोड़ और 250 करोड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 इसमें जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन दो जो है सही है, यानी विनिर्माण और सेवाओं के बीच अंतर समाप्त कर दिया गया है। पहले सेवाओं और विनिर्माण के आधार पर जो है एमएसएमई का वर्गीकरण किया जाता था। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है, यानी इसमें पूछा है कौन सा कथन सही, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा है, 82 में पूछा है एमएसएमई उद्यम की परिभाषा में हाल में परिवर्तन के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सही है। तकनीकी वस्त्र, आभासी और संवर्धित वास्तविकता, हाईटेक पार्क, ऑटोनॉमस व्हीकल यानी स्वायत्त या स्वचालित वाहन। तो इसमें देखेंगे तो उपरोक्त जो शर्तें हैं तकनीकी वस्त्रों के संबंधित हैं। तकनीकी वस्त्र ऐसे यानी वस्त्र जैसे ऐसे कपड़े होते हैं जो संबंधित सामग्री हैं जिन्हें कई क्षेत्रों में विशिष्ट उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। वे कुछ तकनीकी और वैज्ञानिक कार्यों को पूरा करते हैं, केवल सौंदर्य शास्त्र के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। इन्हें इनके उपयोग के आधार पर 12 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देश में सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% का योगदान करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। एक सेकेंड, ठीक है, इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 82 है, वो बाय मिस्टेक हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पाद वृद्धि
प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई स्कीम के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही? ऑप्शन एक, यह वृद्धिशील उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक परिणाम और विकास आधारित मॉडल है। ऑप्शन दो, यह विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप योजना है और इसमें निर्यात के लिए प्रोत्साहन और माल के मूल्यवर्धन शामिल है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है पीएलआई स्कीम के तहत। तो ऑप्शन एक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना आधार वर्ष के संबंध में उत्पाद की वृद्धिशील बिक्री पर निर्माताओं के प्रोत्साहन या छूट प्रदान करती है। यह एक परिणाम आधारित योजना जो उत्पादन होने के बाद ही प्रोत्साहन प्रदान करती है और इसका उद्देश्य विकास की उच्च दर सुनिश्चित करना है, क्योंकि कम वृद्धि के मामले में प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक जो है वो गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी गलत है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पाद से जुड़ी योजना एक विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप योजना है, क्योंकि इस योजना में प्रदान किया गया समर्थन या प्रोत्साहन किसी स्थानीय मूल्यवर्धन निर्यात से जुड़ा नहीं है और यह पिछले आधार वर्ष की बिक्री से संबंध में वृद्धिशील बिक्री पर केंद्रित है। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन दो गलत है। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सही, यानी इनमें से ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 84 में ई कॉमर्स के संबंध में समाचारों में नेटवर्क प्रभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जाता है। ऑप्शन ए, यह एक वस्तु के उत्पादन में आगे और पीछे संबंधों को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी, सुलभ डेटा के बड़े स्रोतों के कारण बड़ी फर्म का तुलनात्मक लाभ है। ऑप्शन सी, परस्पर जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विघटन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी, यह बाजार आधारित मॉडल विक्रेताओं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच संबंध इंगित करता है। तो आपको बताना है इसमें ई कॉमर्स के संबंध में समाचार नेटवर्क में प्रभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन किया जाता है। एक सेकंड रुकिएगा। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी देखेंगे, जो सुलभ डेटा बड़े स्रोतों के कारण बड़ी फर्मों को तुलनात्मक लाभ होता है, ये इसमें जो है ई कॉमर्स के संबंध में समाचार पत्र नेटवर्क प्रभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन बी, यानी डिजिटलीकरण के समय में आम बोलचाल रहता है, क्योंकि डेटा किसी भी फर्म के लिए उत्पादन विकास में वृद्धि के लिए कच्चा माल बनता है। फर्म जितनी बड़ी होती है उसके लिए डेटा की पहुंच उतनी सुलभ होती है और इस तरह इस सफलता की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, 85 में क्या पूछा है? संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं के संबंध नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, कौशल विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त योजनाएं हैं। ऑप्शन दो, संकल्प औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईआईटी के माध्यम से कौशल के संवर्धन से संबंधित है। तो आपको बताना है संकल्प और स्ट्राइव के संबंध में इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक सही, यानी संकल्प और स्ट्राइव कौशल विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त योजनाएं हैं, जो आजीविका के कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है, यानी स्ट्राइव परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईआईटी में आईटीआई में सुधार के माध्यम से कौशल में सुधार करना है। इसलिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के प्रदर्शन में सुधार करता है और इन संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की क्षमता को बढ़ाता है। कौन सा? स्ट्राइव स्कीम। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन दो गलत हो जाएगा, यानी इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या पूछा है? 86 में पूछा है खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन एक, यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने, विकसित करने के लिए एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन दो, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। ऑप्शन तीन, यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
के माध्यम से भारतीय युवाओं को औद्योगिक स्तर को कौशल प्रदान करने की आवश्यक भूमिका निभाता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। तो अगर इसमें ऑप्शन एक देखेंगे तो ऑप्शन एक जो है गलत है, यानी खादी ग्रामोद्योग आयोग खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत हो जाएगा, यानी ये आयोग जो है एमएसएमई मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम रोजगार केंद्र स्थापित करके रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है, या कोई कौशल विकास कार्यक्रम नहीं है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे तो तीनों ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है? 87 में मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है, यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो आपको बताना कौन सा कथन गलत है। यह खेती और छोटे उद्योगों के लिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग कंपनियों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन दो, इसका गठन नाबार्ड को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया है। ऑप्शन तीन, ऋण वितरण के लिए सीमा बढ़ते क्रम में अगर बात करें जो फाइनेंस किया जाता है, सबसे कम शिशु, उसके बाद तरुण और किशोर ऋण की उप श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है इन तीनों में से। तो अगर ऑप्शन एक की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाणिज्य बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा एक गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक के ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई एक योजना है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी गलत है, क्योंकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की सहायक कंपनी है ये। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी गलत है, यानी शिशु किशोर तरुण ऋण वितरण के लिए सीमा बढ़ते क्रम में, यानी शिशु के लिए 50,000 रुपये और किशोर के लिए 5 लाख, तरुण के लिए 10 लाख रुपए। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 जो है गलत है, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 में विश्व व्यापार संगठन के ई कॉमर्स वार्ता के संबंध में विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, विश्व व्यापार संगठन के मानदंड ई कॉमर्स पर सीमा शुल्क पर अस्थायी बाध्यकारी प्रतिबंध लगाते हैं। ऑप्शन दो, भारत कम और निश्चित सीमा शुल्क लगाने की छूट के साथ उपरोक्त वार्ता का पक्षकार है। तो आपको बताना विश्व व्यापार संगठन के ई कॉमर्स वार्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक सही है, यानी विश्व व्यापार संगठन के मानदंड ई कॉमर्स सीमा शुल्क पर अस्थायी बाध्यकारी प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें, भारत ने वार्ता पर हस्ताक्षर नहीं किया है और न ही इन सेवाओं पर सीमा शुल्क पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने में सहमत हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन दो भी गलत है। तो इसने पूछा कौन सा कथन सही है, यानी ऑप्शन डी सही है, यानी 1, 2 दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में क्या पूछा है, आपातकालीन क्रेडिट गारंटी लाइन योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन एक, पात्रता के लिए खातों में समय पर देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, कम से कम SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट होना चाहिए और NPA श्रेणी में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दो, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए जिम्मेदार नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। तो आपको बताना है तो इनमें कौन सा ऑप्शन दोनों में से कौन सा गलत है, यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत इनमें दोनों में से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है ये गलत है, ठीक है। यानी उधारकर्ता जो हैं उनको उनके खातों को नियमित SMA 0, SMA 1 के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, SMA मतलब दूसरे के रूप में वर्गीकृत खाते को योजना के पात्र नहीं होंगे, विशेष रूप से उल्लेख खाता SMA 0 वे खाते हैं जो मूलधन या ब्याज 30 दिनों की समय अवधि के लिए देय होता है।
तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन एक जो है सही नहीं है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही नहीं, यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी है जो एक अन्य बातों के साथ विभिन्न क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंडों का प्रबंधन और संचालन के लिए सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें देखेंगे दोनों गलत है, ऑप्शन एक और दो। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो भारत में पर्यटन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा ऑप्शन सही। ऑप्शन एक, महामारी आने से पहले भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले वर्षों 5 वर्षों में वृद्धि हुई है। ऑप्शन दो, भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से है। तो इसमें देखेंगे भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार विभिन्न उपायों को अपनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए भारत में नई पर्यटक ई वीज़ा व्यवस्था शुरू की गई है। सरकार ने 2016 में वीज़ा व्यवस्था और उदार बनाया, ठीक है, यानी जैसे 5 कैटेगरी हैं, टूरिस्ट वीज़ा, ई बिजनेस वीज़ा, मेडिकल ई वीज़ा, ई वीज़ा कॉन्फ्रेंस, ई मेडिकल अटेंडेंस वीज़ा, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी सही है, यानी 5 देशों, भारत आने वाले शीर्ष 5 देशों विदेशी पर्यटक में बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है। और शीर्ष 5 राज्य बताएं जो विदेशी पर्यटक जहाँ जाना चाहते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। 91 में क्या पूछा है, एमएसएमई उद्यम क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, नई परिभाषा, विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए अलग अलग निवेश सीमाएं रखी गई। ऑप्शन दो, उद्यम के कारोबार की गणना करते समय निर्यात की गणना नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शन दो, स्वघोषणा के माध्यम से ऑनलाइन मोड से पंजीकरण करा कर सूच एमएसएमई उद्यम की स्थापना की जा सकती है। कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो नई परिभाषा में एमएसएमई की निवेश सीमा कारोबार में वृद्धि की गई है, ठीक है। और एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के रोजगार निर्यात के महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, ठीक है। और नई परिभाषा के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया, दोनों अब एक ही पैमाने पर कार्यरत। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन एक जहाँ जहाँ हो एलिमिनेट कर दीजिए, यानी बचा बी और सी। ऑप्शन दो की बात करें तो दो जो है सही है, यानी उद्यम के कारोबार गणना करते समय निर्यात की गणना नहीं की जाएगी। ऑप्शन तीन की बात करें, तीन भी सही है, यानी बिना किसी दस्तावेजी आवश्यकता के स्वघोषणा के आधार पर उद्योग पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई स्थापित किया जा सकता है, किसी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा सही है, दो और तीन, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन एक, प्राथमिक क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था के आधे से अधिक नियोजित कार्यबल शामिल है। ऑप्शन दो, महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेवा और उद्योग क्षेत्र में संकुचन देखा गया है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक जो है वो गलत है, यानी भारत में प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि खनन क्षेत्र शामिल है सकल घरेलू यानी जीवीए में लगभग 16% योगदान करता है, जबकि यह लगभग 43% कार्यबल है। जो पीएलएफएस गणना हुई थी 2018-19 के अनुसार, ठीक है, 43% है, उसको रोजगार देता है प्राथमिक क्षेत्र। तो यह इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली विशाल क्षमता को इंगित करता है, प्राइमरी क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो जो है, ऑप्शन दो गलत है, यानी उद्योग और सेवाओं में इस वर्ष के दौरान, यानी जिस वर्ष की बात कर रहा है, 6.9% और 8.8% का संकुचन होने का अनुमान लगाया गया था। कृषि क्षेत्र 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी झटके से पहले तिमाही और दूसरी तिमाही दोनों में 3.4% की वृद्धि के साथ काम कर रहा था। तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों गलत है, यानी इसमें जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें। 93 में क्या पूछा है, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के संशोधन के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन एक, उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के संशोधित नियमों में फ्लैश बिक्री को बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन दो, प्रत्येक ई कॉमर्स फर्म को उपभोक्ता मामले के विभाग के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है। ऑप्शन तीन, यदि कोई विक्रेता अपने प्लेटफॉर्म पर समय पर माल या सेवाओं को वितरित करने में विफल रहता है तो ई कॉमर्स फर्मों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
तो ऑप्शन ए की बात करें, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ई कॉमर्स संस्थाओं द्वारा विशिष्ट फ्लैश बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नियमों के अनुसार पारंपरिक ई फ्लैश कॉमर्स बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा। विशिष्ट फ्लैश बिक्री या बैक टू बैक बिक्री ग्राहकों को पसंद को सीमित करती है कि कीमतों में वृद्धि करती है और एक समान अवसर पर रोकती है और अनुमत नहीं है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन एक जो है ये गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी गलत है, यानी एक सेकंड, ऑप्शन दो यानी अगर बात करें कि प्रत्येक ई कॉमर्स फर्म को वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है। ठीक है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन सही है, यानी यदि कोई विक्रेता अपने प्लेटफॉर्म पर समय पर माल सेवाओं को वितरित करने में विफल रहता है तो ई कॉमर्स फर्मों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें एक और दो गलत है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, भारत द्वारा आयात की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित में कौन पिछले 5 वर्षों में मूल्य के मामले में सबसे अधिक आयात करते? तो देखेंगे इसमें पिछले 5 वर्षों द्वारा भारत आयात की जाने वाली शीर्ष सेवाएं वाणिज्यिक सेवाएं, परिवहन, अन्य व्यवसायिक सेवाएं और यात्रा शामिल है। पिछले 5 वर्षों में परिवहन, दूरसंचार, यात्रा क्षेत्र में वृद्धि देखी गई, जबकि वित्तीय सेवाओं में आयात में गिरावट आई है। तो यात्रा जो है सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक, सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में पिछले दशक में काफ़ी वृद्धि हुई। ऑप्शन दो, विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पिछले 5 वर्षों में कुल व्यय में प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। अगर आप बात करें ऑप्शन एक की, तो ऑप्शन एक गलत है। कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कर और आकार को दर्शाता है। यह जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त सरकार के कर राजस्व के आकार को दर्शाता है। कर और जीडीपी अनुपात जितना अधिक होगा, देश में वित्तीय स्थिति उतनी बेहतर होगी। 1965 से 1990 की अवधि के दौरान भारत का कर और जीडीपी अनुपात 10% से बढ़कर जो है 16% हो गया। हालांकि जब एलपीजी रिफॉर्म किया गया उसके बाद यह 16 से 17% आसपास रहा। इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी गलत है। यानी अगर बात करें कि जो बजट 2020-21 में कुल व्यय 30.42 लाख करोड़ का अनुमान था, जिसमें अभी जो रिसेंट बजट आई ये 2020-21 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको, ठीक है। और जिसमें 26 लाख करोड़ के करीब राजस्व था और 4.12 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय था, जो क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के 11.7% से 11.7% है। तो कुल व्यय के घटकों को उतार चढ़ाव बना हुआ है, तो लगातार वृद्धि नहीं हुई, इसमें उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दो गलत है, यानी कुल मिलाकर इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही पूछा है, तो इसमें देखेंगे ना तो एक ना तो दो, यानी इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो इसके हिसाब से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। 96 में क्या है, बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के बारे में पूछा है, कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन एक, यह माल भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन दो, या वाणिज्यिक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। ऑप्शन तीन, या देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और व्यापार के प्रभाव को प्रभावित करते हुए बौद्धिक संपदा अधिकार को फिर से शुरू करने में मजबूत करता है। तो ऑप्शन एक की बात करें, ऑप्शन एक गलत है, यानी बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है, यानी इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है, इसकी पीठ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद में भी है। यह वाणिज्य मंत्रालय उद्योग के आंतरिक व्यापार यानी डीपीआईआईटी के अंतर्गत नियंत्रण में आता है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही है,
यानी कुल मिलाकर इसने पूछा कौन सा कथन सही, ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछा है? 97 पूछा है निम्नलिखित में कौन सा हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा है, यानी ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा है। कौन सही उत्तर आपको बताना है। भारत में रहने वाले लोगों द्वारा प्राप्त जो है रेमिटेंस, ऑप्शन 2 है आयातित पेट्रो रासायनिक उत्पाद, ऑप्शन 3 बहुपक्षीय संस्थाओं से अनुदान। तो रेमिटेंस जो प्राप्त होता है वो ट्रांसफ़र पेमेंट का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा जो हस्तांतरण भुगतान एक तरफा लेन देन होता है, अर्थात ऐसे लेन देन जिनमें प्रतिफल ना ही हो, चूंकि आयातित सामग्री के लिए भुगतान करना होता है, यह हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बहुपक्षीय हस्तांतरण, ये दोनों दोनों तरफ से लेन देन होता है, तो ये दोनों जो है इसका हिस्सा है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 देखेंगे, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए क्या पूछा है। 98 में भारत में अनुसंधान और विकास के बारे में विभिन्न कथनों पर विचार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 निजी क्षेत्रों का अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय में अधिकांश हिस्सेदारी का योगदान करते हैं, ऑप्शन 2 भारत में दायर अधिकांश पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए गैर निवासी जिम्मेदार हैं। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है भारत में अनुसंधान और विकास के बारे में। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है वो गलत है, यानी भारत के व्यापार क्षेत्र की स्थिति के अनुसार वृद्धि और अनुसंधान विकास पर अपने सकल व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुल GIRD में व्यापार क्षेत्र योगदान को वर्तमान 37% से बढ़ाकर 68% शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं के औसत व्यापार योगदान करने की आवश्यकता है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो इस क्षेत्र में व्यय व्यवसायों को अधिक योगदान देने की आवश्यकता। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के व्यापार क्षेत्र की स्थिति के अनुसार वृद्धि और अनुसंधान एवं विकास पर अपने सकल व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 भी गलत है। भारत में दायर पेटेंट की कुल संख्या 1999 के बाद तेजी से बढ़ी है। मुख्य रूप से अनिवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों के वृद्धि के कारण यह संख्या बढ़ी है, जबकि निवासियों के द्वारा पेटेंट आवेदकों में 1999 के बाद लगातार वृद्धि हुई है और वे गैर निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों की तुलना में बहुत कम दर से बढ़े हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 भी गलत है, यानी इसमें कौन सा सही है, यानी ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछा है? 99 में पूछा है ई सागू अक्सर संबंधित समाचार पत्रों में देखा जाता है। यह एक वेब आधारित व्यक्तिगत कृषि सलाहकार प्रणाली है, ऑप्शन 2 यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सागौन के पौधे के लिए एक निगरानी सिस्टम है, ऑप्शन सी यह आदिवासी हस्तशिल्प बेचने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डी में से कोई नहीं। तो ई सागू एक वेब आधारित व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सिस्टम है जो अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को हल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तेलुगु स्थानीय भाषा में सागू का मतलब खेती है, ठीक है। ई सागू का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक कृषि है। तो इस प्रकार इसका संबंध ऑप्शन ए से है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 100 की। तो कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन 1 खनन मंत्रालय ने RK मल्होत्रा की अध्यक्षता में कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए एक रोड मैप तैयार करने और टास्क फोर्स का और विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ऑप्शन 2 कोयला से उत्पादित हाइड्रोजन की लागत सस्ती और आयात को प्रति कम संवेदनशील हो सकती है। ऑप्शन 3 इसे भौतिक रूप से केवल गैसीय रूप में संग्रहित किया जा सकता है। तो इसमें बताना है तीनों में से कौन सा कथन सही नहीं है कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के संदर्भ में। ऑप्शन 1 की बात करें तो हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन यानी ब्लैक हाइड्रोजन के लिए रोड मैप तैयार करने के टास्क फोर्स श्री RK मल्होत्रा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य स्वस्थ तरीके से हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था में एजेंडे में योगदान करना। भारत में 75वें अर्थ स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है, ठीक है। कोयला मंत्रालय खनन मंत्रालय। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 2 जो है सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है, यानी इसे भौतिक रूप से गैस और तरल दोनों ही रूप में संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है।
तो इस प्रकार इसमें कौन सही नहीं है, 1 और 3 सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। इसकी पीडीएफ आपको सेपरेट हिंदी और इंग्लिश में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको टेस्ट पसंद आया हो तो आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।